सुप्रभात। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की टॉपिक पाठ संख्या 4, जिसका नाम है वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य के माध्यम से हम समझेंगे कि हिंदी में वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब आप सभी ने देखा होगा कि वाक्य क्या है। जब हम बोलकर अपने विचारों का एक दूसरे को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि आपने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना, और या फिर मैंने कुछ बोला और आपने कुछ सुना, तो इससे क्या हुआ, एक वाक्य, एक सेंटेंस का निर्माण हुआ। तो हम अपनी बात वाक्यों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आगे वाला हमारी बात को एक शब्द के बोलते ही समझ जाएगा। हमें उस बात को पूरे सेंटेंस में आगे वाले को समझाना पड़ेगा। यदि बात ऐसे शब्दों के समूह द्वारा व्यक्त की जाए कि वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट ही ना हो, यानी कि मैं अब बोल रही हूँ और आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कोई शब्द है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो वो वाक्य स्पष्ट नहीं है। यानी कि मैंने उस वाक्य को बोलते समय स्पष्टता नहीं रखी है। इसलिए वाक्य जब भी बोले उस पे अंदर स्पष्ट हो, वो वाक्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे किनारे नदी पेड़ के है। अब एक वाक्य है ये कि किनारे नदी पेड़ के है, ये एक वाक्य लिखा है। किनारे नदी पेड़ के। अब आप इस वाक्य से क्या समझते हैं? ये वाक्य स्पष्ट है या नहीं? ये वाक्य स्पष्ट नहीं है। इसके अंदर किनारे पहले आना चाहिए, नदी पहले आना चाहिए। नदी के किनारे पेड़ है, वाक्य इस प्रकार से बनेगा। ऐसे नहीं किनारे नदी पेड़ के है, ये वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसका स्पष्ट जो वाक्य बनेगा वो बनेगा कि नदी के किनारे पेड़ है। तो ये होता है कि हम आगे वाले को बोलकर क्या बताना चाहते हैं। अगर आपके सेंटेंस में स्पष्टता नहीं है तो वाक्य पूरी तरीके से, उस वाक्य का पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ है। तो वाक्य की परिभाषा यही बनती है कि पदों या शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, यानी कि कोई पद है या फिर कोई शब्द है, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तब वो वाक्य कहलाता है, तब वो सेंटेंस कहलाता है। कभी कभी एक या दो शब्दों से ही भाव स्पष्ट हो जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक या दो शब्द बोलते हैं तो भी भाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम शॉर्ट में किसी बात को बोलना चाहते हैं तो कहते हैं कहाँ, ये वर्ड है और उसके पीछे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, तो आगे वाले को समझ में आ जाता है। हम उससे पूछते कहाँ, तो उसको समझ में आ गया है कि वो कहना चाहे कि कहाँ जा रहे हो या फिर क्या कह रहे हो। तो इस प्रकार से आइए, पूरा शब्द नहीं बोल के अगर आप एक शब्द बोलते हो आइए, तो आगे वाला आपकी बात को समझ आता है। ठीक है, पूरा वाक्य नहीं बोल के आपने बोला ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका वाक्य पूर्ण हो गया। यानी कि आपकी बोली हुई बात को, आपके बोले हुए सेंटेंस को अगर आगे वाला अच्छी तरीके से समझ जाता है तो वो वाक्य का अच्छी तरीके से निर्माण कर पाता है। ये सभी वाक्य है क्योंकि पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनमें पूर्ण तरीके से भाव आ गया है। ठीक है, आइए, कहाँ, वहाँ, ये सभी शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, जिससे कि आप अपने भावों को एक छोटे से रूप में भी आगे वाले को दर्शा सकते हो। अंत में पूर्ण विराम, यानी कि अगर हम अंत में ये ऐसा पूर्ण विराम लगा देते हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं तो इन सब से भी वाक्य पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वाक्य में मुख्य रूप से किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो वाक्य में मुख्य रूप से 3 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा या किसी का नाम नहीं है। आकांक्षा के बाद यहाँ आपके पास होनी चाहिए वाक्य में योग्यता। क्या होनी चाहिए? योग्यता। इसी से ही आपका वाक्य पूर्ण होगा। आसक्ति, और एक तीसरा अर्थ है, तीसरा शब्द है आसक्ति। अब हम तीनों के बारे में समझते हैं कि ये तीनों है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा क्या होती है कि वाक्य में आकांक्षा अर्थात भावों की अभिव्यक्ति, यानी कि जब तक आपके वाक्य में भाव स्पष्ट नहीं होंगे तो वो आपका वाक्य या आगे वाले को ना तो पूर्णतः स्पष्ट लगेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो वाक्य है वो अधूरा रहेगा। तो वाक्य में आकांक्षा अर्थात भावों की अभिव्यक्ति तथा भाव ग्रहण की आकांक्षा की तृप्ति होनी चाहिए। यानी कि आपका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसके अंदर पूरी तरीके से आपके भावों का मिलान होना चाहिए, तभी वाक्य पूरा माना जाएगा। जैसे कि एक वाक्य मैं बोलती हूँ तुमने खाना। अब मैंने इतना सा एक वाक्य बोला है तुमने खाना, इससे आप क्या समझोगे? ये वाक्य अधूरा है। आकांक्षा का अर्थ है कि वाक्य में पूरी तरीके से भावों की
अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो तुमने खाना ये कोई प्रकार का वाक्य नहीं हुआ। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि तुमने खाना खाया तो ये वाक्य पूर्ण तरीके से पूरा हो जाता है। जैसे ही यह सुनकर आकांक्षा की तृप्ति नहीं होती, यानी कि तुमने खाना, ऐसे मैंने आपको एक वाक्य बोला है और इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये वाक्य तो आधा अधूरा है। आप मेरे वाक्य को बोलते ही जब मैं बोलते ही रुक जाती हूँ तो आप समझ जाओगे कि मैम ने पीछे वाला शब्द बोला नहीं है जो बोलना चाहिए, इसीलिए वाक्य में आकांक्षा की तृप्ति नहीं हुई है, यानी कि वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति नहीं दर्शाई गई है। दूसरा हम लेते हैं योग्यता। अब ये कि वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। वाक्य केवल व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो तथा अर्थ देने की योग्यता ना रखे तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे, यानी कि उस वाक्य में पूरी तरीके से व्याकरण का समावेश भी होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से आपने विभक्ति लगाई है, किस प्रकार से इन चिन्हों को लगाया है, तो मतलब व्याकरण के जो भी नियम होते हैं वो उस सेंटेंस में, वो उस वाक्य में आपको दिखने चाहिए, तो उसी प्रकार से वाक्य पूरा नहीं होगा। अब जैसे कि वाक्य है कि बच्चा खाना चढ़ता है, एक वाक्य है, तो अब यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, किंतु इसमें बात समझाने की योग्यता नहीं है। चढ़ता क्या है? चढ़ता तो गाय चढ़ती है ना, अपन चारा गाय को डालते तो गाय चढ़ती है, ऐसे बोल सकते हैं कि गाय चारा चढ़ती है। इसी प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा खाना चढ़ता है, चढ़ता की जगह हम लेंगे बच्चा खाना खाता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य की योग्यता होगी। अगर वाक्य स्पष्ट नहीं होगा, वाक्य में शुद्धता नहीं होगी, ये शुद्ध वाक्य नहीं है कि बच्चा खाना चढ़ता है, चढ़ता की जगह आप लगाओगे कि बच्चा खाना खाता है। अब हम देखते हैं तीसरा क्या नियम होना चाहिए, वाक्य में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति का अर्थ है कि वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए, यानी कि उसका जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि का क्रिया से मेल तथा संबोध ही उनकी परस्पर आसक्ति है। ऐसा होने पर ही सही अर्थ आपके सामने प्रकट होगा। जैसे मैं उड़ती है चिड़िया आसमान, अब जैसे ये उदाहरण था किनारे नदी पेड़ के है, वैसे ये उदाहरण है कि मैं उड़ती चिड़िया आसमान। अब ये किस प्रकार का वाक्य है, यानी कि इस वाक्य में पदों का क्रम निश्चित नहीं हो रहा है, यानी कि कहाँ पर आपके वचन आना चाहिए, कहाँ पर आपके लिंग आना चाहिए, कहाँ काल आना चाहिए, कहाँ कारक आना चाहिए, ये सभी इस वाक्य में नहीं दर्शाया गया है। आप इसी वाक्य को ले सकते हो, तो इसके अंदर पदों का क्रम निश्चित नहीं हो रहा है। कोई वचन अगर इधर है, यानी कि वचन को अपनी जिस जगह पे होना चाहिए, काल को अपनी जिस जगह पे होना चाहिए, वो उस जगह पे नहीं है, यानी कि अगर पदों का क्रम निश्चित नहीं होगा तो वो आपका वाक्य, वो सेंटेंस आपका पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होगा। तो आपके वाक्य में आसक्ति जो एक व्याकरण का नियम है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये पदों का क्रम ठीक नहीं है, तो इस प्रकार इसका ये बनेगा कि चिड़िया आसमान में उड़ती है। इसी प्रकार इसका बनेगा कि नदी के किनारे पेड़ है, इस प्रकार ये वाक्य बनेगा। तो वाक्य के ये 3 नियम मुख्य रूप से आपके वाक्य में होने चाहिए। एक तो आकांक्षा यानी कि भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और इसके अंदर योग्यता, वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो आपका वाक्य है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरा है आसक्ति, यानी कि जो उसके जो पद है, जो क्रम निश्चित किए गए हैं कि सबसे पहले लिंग ही आता है, फिर वचन आता है, फिर काल आता है, फिर पुरुष आता है, तो इसी प्रकार वाक्य के अंदर आसक्ति होनी चाहिए। अब हम चलते हैं वाक्य के भेदों की तरफ। वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, यानी कि आप इंग्लिश में बोलोगे उद्देश्य को बोल सकते हो आप सब्जेक्ट, और विधेय को बोल सकते हो आप, विधेय को बोलोगे आप प्रीडिकेट। क्या बोलोगे? प्रीडिकेट। उद्देश्य यानी कि होता है सब्जेक्ट, यानी कि आप बोल सकते हो कर्ता, उद्देश्य को आप कर्ता से संबोधित कर सकते हो, और विधेय यानी कि होता है प्रीडिकेट। तो हम उद्देश्य का एक उदाहरण देखते हैं। उद्देश्य का एक उदाहरण है कि अनिल खाना खा रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो अनिल है, किसके बारे में बात की जा रही है? कौन खाना खा रहा है? अनिल खाना खा रहा है। तो अनिल इसके अंदर कर्ता है, जो कि मुख्य कार्य कर रहा है खाना खाने का। तो अनिल इसके अंदर कर्ता है और अनिल ही उद्देश्य है। जो उद्देश्य की परिभाषा यह बनेगी कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए। उद्देश्य की परिभाषा बनेगी कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए। जिसके
बारे में कहा जाए। जैसे अनिल खाना खा रहा है, एक उदाहरण मैंने आपको समझाया। उसके बाद आप एक और उदाहरण ले सकते हो कि रमेश बाजार गया। बाजार कौन गया? रमेश गया। तो रमेश के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो रमेश यहाँ पर उद्देश्य है, यानी कि सब्जेक्ट है, और रमेश ही कर्ता भी है। अब हम चलते हैं विधेय की तरफ। विधेय क्या होता है? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो उद्देश्य है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अब जो पिताजी है वो है उद्देश्य, और विधेय क्या है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं? वो अखबार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो अखबार पढ़ रहे हैं पूरा आपका विधेय होगा, पूरा आपका प्रीडिकेट होगा। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अखबार पढ़ रहे हैं आपका विधेय है, यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। पिताजी के विषय में कहा जा रहा है कि पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो अखबार पढ़ने का कार्य पिताजी कर रहे हैं, तो पिताजी उद्देश्य है, और अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो ये हो गई उद्देश्य और विधेय की परिभाषा है। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है तो वो विधेय कहलाता है। अब हम उद्देश्य का विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उद्देश्य और विधेय। एक उदाहरण है और कि बंदर कूदा। ठीक है, ये उदाहरण है। उद्देश्य है बंदर और कूदा है विधेय। उद्देश्य का विस्तार कई प्रकार से हो सकता है। जैसे अब आप कुछ भी ले सकते हो कि बड़ा बंदर कूदा, कुछ भी ले सकते हो, या फिर मोटा बंदर कूदा। तो मोटा बंदर तो पूरा उद्देश्य में आएगा, यानी कि आप किसी के बारे में भी बात कर रहे हो तो उसके जो गुण है, उसके जो भाव है उसके अंदर, कि वो मैटर नहीं करता है कि वो बंदर चाहे मोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है। वो अगर मोटा बंदर है तो वो पूरा उद्देश्य के अंदर ही निश्चित है। और विधेय एक फिक्स होगा कि वो क्या कर रहा है, वो किस कार्य को कर रहा है, वो विधेय। वो कूदा, तो कूदा उसका वो विधेय है। उद्देश्य चाहे कुछ भी, उद्देश्य के अंदर आप भाव चाहे कोई सा भी ले, दशा कुछ भी हो, गुण कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, इस प्रकार से। तो अब हम देखते हैं, अब लाल मुंह वाला मोटा बंदर, यानी कि जैसे बंदर है, बंदर के आगे आप उसकी कितनी भी विशेषताएं जोड़ दो कि वो मोटा है, लाल मुंह वाला है, या बड़ा है, छोटा है, वो केवल उद्देश्य ही कहलाएगा। लेकिन उसने जो कार्य किया है, जो क्रिया करी है, वो विधेय कहलाएगी। अब विधेय का विस्तार कैसे होता है ये देखते हैं। ये तो था उद्देश्य का विस्तार, यानी कि उद्देश्य के आगे आप उनकी जितनी भी विशेषताओं को जोड़ दो, उद्देश्य वही रहेगा। और विधेय का विस्तार कैसे होता है? उद्देश्य है बंदर, उद्देश्य क्या है? बंदर। विधेय है कूदा। अब हम दूसरा और जोड़ते हैं कि बंदर ऊंचा कूदा। अब उसके कूदने की विशेषता बताई जा रही है। पहले बंदर की विशेषता बताई जा रही थी, अब उसके कूदने की विशेषता बताई जा रही है कि वो किस प्रकार से कूदा, मतलब कि ऊंचा कूदा, या फिर थोड़ा नीचे से कूदा, या ऐसे बहुत ऊंचा कूदा। तो ये सब जो पीछे वाला सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जो पीछे वाला पार्ट है, उसके अंदर अगर आप विशेषताएं कितनी भी तरह की जोड़ दोगे तो वो विधेय के अंतर्गत आएगी। और अगर उसके उद्देश्य में कितनी भी विशेषताएं जोड़ दोगे तो वो उद्देश्य का क्रम निश्चित होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार प्रत्येक छोटे से छोटे वाक्य में भी उद्देश्य विधेय तो होते ही है, किंतु वाक्य बड़े होने पर इन दोनों का विस्तार हो जाता है। यानी कि वाक्य छोटा होगा तो अभी दोनों में उद्देश्य विधेय तो होंगे, लेकिन अगर वाक्य को हम बड़ा भी कर देते हैं तो उद्देश्य उतना ही रहेगा और विधेय उतना ही रहेगा। अब हम चलते हैं वाक्य के भेदों की तरफ। ये वाक्य के हमने दो अंग पढ़े, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम वाक्य के भेद की तरफ चलते हैं। पहले हमने अंग पढ़े थे, अब हम भेद की तरफ चलते हैं। तो भेद वाक्य के दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वाक्य के दो प्रकार के भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से तीन भेद बताए गए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्रित। तो रचना के आधार पर हम वाक्यों के तीन पार्ट कर देते हैं। पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्रित। ये तीन प्रकार के वाक्य हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं सरल वाक्य की तरफ। सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य क्या होगा, एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि माँ ने खाना बनाया। अब ये सरल वाक्य है,
इसके अंदर किसी प्रकार का मिश्रण को सम्मिलित नहीं किया गया है। माँ ने खाना बनाया, जो वाक्य है उसके अंदर माँ एक उद्देश्य है, कौन है? माँ है। माँ ने खाना बनाया, तो खाना किसने बनाया? माँ ने बनाया, तो माँ क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। और खाना बनाया, क्या बनाया? खाना, तो खाना क्या हो गया? विधेय। यानी कि वाक्य एकदम सरल है। सरल वाक्य की पहचान ये होती है कि आप उसके अंदर उद्देश्य और विधेय की पहचान आसानी से कर सकते हो। तो जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की क्या परिभाषा बनेगी कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। माँ ने खाना बनाया, सिर्फ खाना, खाना क्या है? एक ही विधेय का काम हो रहा है यहाँ पर। तो जिस वाक्य में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त वाक्य की परिभाषा होगी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माताजी घर आई और खाना बनाया। अब माताजी घर आई एक सेंटेंस अलग हो गया और खाना बनाया अलग हो गया, लेकिन बीच में हमने समुच्चय बोधक को जोड़ा है और उसके समुच्चय बोधक के दौरान हमने और का प्रयोग किया है। किसका? और का। जब हम और का प्रयोग करते हैं तो दोनों वाक्य जुड़ जाते हैं, दोनों वाक्य संयुक्त बन जाते हैं। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य क्या है? माताजी घर आई और खाना बनाया, ये दोनों वाक्य सरल है और बीच में हम और लगा देते हैं तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम हमेशा समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए कि मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। पर, अब मामा जी जयपुर गए वाक्य अलग है, रात को ही लौट आए वाक्य अलग है, लेकिन हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में पर लगाया है जिससे कि वाक्य संयुक्त बन जाए। तो ये था संयुक्त वाक्य। और इसी प्रकार हम मिश्रित वाक्य देखते हैं। तो मिश्रित वाक्य वो होता है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मतलब कि एक तो मुख्य उपवाक्य हो गया लेकिन उसके ऊपर डिपेंड एक और वाक्य है, तो उसे हम बोलेंगे। और उन डिपेंड उपवाक्य यानी कि जो मिश्रित उपवाक्य है उसके अंदर हमने योजक चिन्हों का प्रयोग किया है। योजक चिन्ह द्वारा उस मिश्रित वाक्यों को हमने जोड़ने का काम किया है, तो वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अध्यापक ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अब अध्यापक ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो की हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। की, इन दोनों वाक्यों के बीच में हमने की लगाया है। तो अध्यापिका ने पूछा, ये दोनों मुख्य उपवाक्य है। अध्यापिका ने पूछा, ये एक मुख्य उपवाक्य है, तथा शेष आश्रित वाक्य यानी कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, इसको मुख्य वाक्य पर थोपा गया है। तो अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो अध्यापिका ने पूछा, ये तो होगा आपका मुख्य वाक्य, मतलब कि जो आपका मेन सेंटेंस है वो ये है कि अध्यापिका ने पूछा। अब आता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य है कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने बीच में योजक चिन्ह के तौर पर की लगाया है कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। तो इस प्रकार से ये वाक्य के तीन रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आपके यहाँ पर 8 भेद बताए गए। कितने? 8 भेद बताए गए। तो अर्थ के आधार पर हम पहले लिख लेते हैं वाक्य कि क्या क्या बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर है विधानवाचक, विधानवाचक के बाद आता है आपका निषेधवाचक, निषेधवाचक के बाद आता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक के बाद देते हैं हम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के बाद आएगा आपका विस्मयादि। इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। विस्मयादि के बाद आता है इच्छावाचक, फिर आता है संदेहवाचक और उसके बाद आता है आपका संकेतवाचक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि विधानवाचक क्या होता है।
विधानवाचक की परिभाषा ये होती है कि जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का या करने का बोध होता है या फिर पता चलता है। उदाहरण देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का या करने का पता चलता है। आसमान में काले बादल छा गए या फिर गाय ने दूध दिया, ये दो वाक्य हैं। अब गाय क्या कार्य कर रही है? दूध देने का कार्य कर रही है। तो जिस बात में किसी के कार्य करने का बोध होता है वह कहलाता है विधानवाचक। सबसे सरल परिभाषा इसकी कि जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब आता है दूसरा निषेधवाचक। निषेध का आपको पता चली गया होगा कि किसी भी चीज को मना करने, निषेध। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का पता चलता है या भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं हम निषेधवाचक। इसका उदाहरण देखते हैं हम कि तुम धूप में मत खेलना। यानी कि निषेधवाचक में क्या होता है कि वाक्य में आपको किसी भी कार्य को मना करने के लिए कहा गया है, निषेध है, उस कार्य को आपको नहीं करना है। आपने कहीं कहीं बोर्ड पे भी लिखा और पढ़ा होगा कि यह यहाँ जाना निषेध है या कि यहाँ पर जाना मना है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो आपको बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता है कि यहाँ जाना निषेध है। और निषेध का उल्टा होता है अनिवार्य, यानी कि ये कार्य आपको करना इम्पोर्टेंट है, ये कार्य अनिवार्य है आपके लिए। तो निषेध और अनिवार्य ये दोनों ऑपोजिट है। फिर हम चलते हैं आज्ञावाचक। इसमें किसी की आज्ञा मानना। इसमें किसी बात या काम के लिए आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का भाव होता है। जैसे तुम अभी मत जाओ, यानी कि आगे वाले को एक आप कह सकते हो कि ऑर्डर देना कि तुम अभी मत जाओ। उसका मतलब उसने आज्ञा दी और आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो इस प्रकार से है कि अपना काम समय पर करो। ऐसे मैं उदाहरण के माध्यम से बता रही हूँ कि बड़ों को कहना मानो। इस प्रकार से कि आपको जो आज्ञा वो वाली बात की गई है आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। फिर हम लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में वाक्यों के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आएगा। जैसे तुम्हारा परीक्षा परिणाम कब आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रकार उसका घर कहाँ है, यानी कि हमेशा ये वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा जिससे कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो होता है प्रश्नवाचक। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में हमेशा जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, घृणा या शोक आदि का भाव प्रकट होता है, यानी कि जैसे वाह कितनी अच्छी खुशबू है, अब वाह लिखते हैं हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया, वाह, यह है विस्मयादि बोधक। तो थोड़ा आपका भाव, बोलने का जो भाव है, जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। वाह कितनी अच्छी खुशबू है, हाय बेचारा सर्दी से कांप रहा है। अब हाय यानी कि उसके अंदर जो करुणा का भाव उसके अंदर आया है। तो इसी प्रकार से हे प्रभु सबका भला करना, जो ऐसे शब्द होते हैं जब उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगने का अर्थ ही यही है कि आपका जो बोलने का तरीका है, जो बोलने का भाव है वो बदल जाता है। फिर हम चलते हैं इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा का भाव प्रकट होता है, जैसे आप हमारे घर अवश्य आइए, इस प्रकार से ईश्वर करे मैं पास हो जाऊं, यानी कि आपकी इच्छा है कि वो काम आपका पूर्ण हो जाए। फिर हम चलते हैं संदेहवाचक, जिसके अंदर संदेह की, यानी कि जिसे हम कहते हैं शक या संभावना की आवश्यकता का बोध होता है। तुम्हें पता होगा कि विजय रात को देर से क्यों आता है। अब इसके अंदर संदेह, वो किसी और को पूछ रहा है कि तुम्हें पता होगा कि विजय रात को देर से क्यों आता है, वो शक वाली बात कर रहा है। इसी प्रकार आज का मैच अक्षय ने भी देखा होगा, मतलब इस प्रकार से वाक्य के अंदर क्या है, एक संदेह की भावना है, देखा होगा। इस प्रकार से इस प्रकार संकेतवाचक में चलते हैं कि जिन वाक्यों में किसी एक बात या काम का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। परिभाषा समझिए कि जिन वाक्यों में किसी एक बात या काम का होना या न होना किसी दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। यदि खाद और पानी समय पर दोगे तो फूल अच्छे आएंगे, यानी कि इसके अंदर एक सिचुएशन रखी गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शर्त का जो भाव इसके अंदर रखा गया है कि यदि खाद और पानी समय पर मिलेगा तो ही फूल अच्छे खिलेंगे, समय पर स्टेशन पहुंचोगे तभी गाड़ी पकड़ पाओगे। इस प्रकार से जो आपका कार्य हो रहा है, जो आपका काम का होना या ना होना किसी दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद। इस पहले पढ़े हमने वाक्य के 2 भेद, रचना और अर्थ। रचना के आधार पर हमने पढ़े 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसी प्रकार हमने अर्थ के आधार पर पढ़े 8 प्रकार के भेद। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन, यानी कि वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे रचना के आधार पर देखते हैं तो सरल वाक्य
एक सरल वाक्य आपके सामने कि माताजी सब्जी खरीदने बाजार गई, ये सरल वाक्य है। इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। माताजी बाजार गई और उन्होंने सब्जी खरीदी। अब दो वाक्य अलग अलग हैं और उसके बीच में आपने और लगाया है, समुच्चय बोधक चिन्ह लगाया है और, जिसके कारण से वो संयुक्त वाक्य बना है। तो इसी प्रकार हम सरल से मिश्रित बनाना भी सीख सकते हो। जैसे अनीता ने एक डरावनी कहानी सुनी। अनीता ने कहानी सुनी जो डरावनी थी, वाक्य के बीच में कॉमा आ गया। इसी प्रकार संयुक्त से मिश्रित, नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया। अब इसको मिश्रित बनाएंगे। जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया, जैसे और वैसे, यानी कि संयुक्त से मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से थे ये वाक्य के आपके ये सारे भेद। वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद बताए थे, दो अंग बताए थे, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद हमने पढ़े वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद, पहले थे अंग, फिर थे दो भेद, रचना और अर्थ। रचना के आधार पर 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 8 भेद। और उसके बाद हमने वाक्य परिवर्तन के संयुक्त से मिश्रित किस प्रकार बन सकता है, सरल से संयुक्त किस प्रकार बन सकता है,